नमस्कार दोस्तों, स्टडी 91 पर आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। सभी लोग जल्दी से फटाफट लाइव आ जाइए और शानदार महत्वपूर्ण प्रश्नों के श्रृंखला को आज आप सब देखेंगे। ये रिवीजन क्लास है, जितना जल्दी से जल्दी फटाफट आप सब रिवीजन करिए। सिर्फ और सिर्फ मैं रिवीजन खासकर बीपीएससी के विद्यार्थियों के लिए रिवीजन क्लास के तौर पे लेकर आया हूं और वही प्रश्न है जो विगत कुछ परीक्षाओं में लगातार बीपीएससी के द्वारा पूछे गए हैं। तो आइए हम सब महत्वपूर्ण प्रश्नों के श्रृंखला को देखते हैं। आप सबको एकदम जबरदस्त तरीके से श्रृंखला पढ़ाई गई है। पहला ही देखिए कि भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। ये कई बार आपसे परीक्षाओं में प्रश्न पूछा गया है और बड़ा ही आसान जवाब इसका आचार्य जेवी कृपलानी। कौन है? आचार्य जेवी कृपलानी आजादी के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष हुआ करते थे। ठीक ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। वह देश जो विश्व में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक माना जाता है, भारत है, चीन है, ब्राजील है या जापान है? तो इस प्रश्न के दृष्टि से रेशम के उत्पादन में विश्व में पहले स्थान पर बच्चा चीन आपको पहले स्थान पर आएगा। ठीक ना। चीन रेशम के उत्पादन में विश्व में पहले स्थान पर, भारत दूसरे स्थान पर है। लोकसभा का सदस्य चुने जाने के लिए एक व्यक्ति को किस आयु से कम का नहीं होना चाहिए? तब आप बताइएगा कि उसे 25 वर्ष से कम आयु का नहीं होना चाहिए। जबकि राज्यसभा के चुनाव लड़ने के लिए आपको 23 वर्ष के आयु होना चाहिए और वहीं पे पंचायती चुनाव लड़ने के लिए 21 वर्ष की आयु होनी चाहिए। 18 वर्ष की आयु में मतदाता मतदान करने की आयु मानी जाती है। हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है? प्रति व्यक्ति आय से, राष्ट्रीय आय से, साक्षरता से, जनसंख्या से? तो हिंदू वृद्धि दर जो है ये राष्ट्रीय आय से संबंधित है। किसे? राष्ट्रीय आय से आपको संबंधित है हिंदू वृद्धि दर। ठीक ना। ये आपको हिंदू वृद्धि दर राष्ट्रीय आय से संबंधित बताया गया है। नेक्स्ट देखिए कि निम्न में से किस क्षेत्र में प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती है? कांबे की खाड़ी में, मन्नार की खाड़ी में, कच्छ की खाड़ी में, लक्षद्वीप और मेनिकाय में? तब इस प्रश्न का आप जवाब दीजिएगा कि कांबे की खाड़ी में जो है ये आपको प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती है। ठीक ना। कांबे की खाड़ी में प्रवाल भित्तियां नहीं पाई जाती हैं। वहीं अगले प्रश्न में देखिए, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर कितने मिनट में पहुंचता है? 5 मिनट में, 6 मिनट में, 8 मिनट में या 10 मिनट में? तो सूर्य की किरणों को पृथ्वी पर आने में 8 मिनट का समय लगता है। जल्दी से सभी लोग फटाफट शेयर करते चलिए, लाइक करते चलिए। देखिए विद्युत शक्ति की इकाई क्या होती है? एम्पियर, वोल्ट, कूलम या वाट? तो ये साइंस से देखिए, साइंस का क्वेश्चन है। विद्युत शक्ति ये कोई बहुत टफ क्वेश्चन नहीं। सब कक्षा 8 वाले आपको जो है 10 वाले किताबों में आप देखोगे तो ये सारे प्रश्न मिलेंगे और आपको विद्युत शक्ति के इकाई को वाट कहते हैं। क्या कहते हैं? वाट कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कृषि एवं सहायक क्षेत्र के लिए निम्न में से किस एक औसत वार्षिक दर का लक्ष्य निर्धारित किया गया था? 3%, 3.5%, 4%, 4.5%? तब आप जवाब दीजिएगा कि 4% 12वें पंचवर्षीय योजना के दौरान आपको निर्धारित किया गया था। ठीक, 4% यह निर्धारण किया गया था। नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर आइए। अगले प्रश्न में आपको है कि पूरा ये ग्रामीण क्षेत्र में नगरीय सुविधा प्रदान करना प्रारूप किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? एपीजे अब्दुल कलाम, मनमोहन सिंह, लाल कृष्ण आडवाणी या राजीव गांधी जी के द्वारा? तो एपीजे अब्दुल कलाम जी के द्वारा यह आपको जो है कि ये आपको प्रस्तुत किया गया था। चलिए नेक्स्ट अगले प्रश्न के ओर चलते हैं। ठीक ना। तो आइए अगले प्रश्न के ओर चलते हैं। ये शानदार तरीके से प्रश्नों को देखते हैं। ये हमारा शानदार प्रश्नों की श्रृंखला रही। चलिए आगे के प्रश्न को हम सब देखते हैं। ये रहा हमारा, निम्न में से किसने गरीबी निवारण के लिए प्रभावपूर्ण अस्त्र के रूप में सेवा समूह को विचार दिया था?
किसने? अमर्त्य सेन ने, मोहम्मद यूनिस ने, एस.के. चक्रवर्ती ने या वेंकैया नायडू ने? तब आप बताइएगा कि मोहम्मद यूनिस के द्वारा आपको जो है ये आपको गरीबी निवारण के प्रभावपूर्ण अस्त्र के रूप में सेवा समूह को आपको दिया गया था। मोहम्मद यूनिस जो थे ये आपको बांग्लादेश के अर्थशास्त्री माने जाते हैं। और आप कैश फॉर इंडिया देख रहे होंगे। कैश फॉर इंडिया जो है आपको इसी पर आधारित, सेवा समूह पर आधारित ही बैंकिंग प्रणाली है। नेक्स्ट, आप वीडियो की किताबें ऑर्डर कर सकते हैं। शानदार किताबें आप सबके सामने हैं, आप सब परचेज कर सकते हैं और आपके सुनहरे भविष्य के लिए बड़ा ही लाभप्रद भी रहेगा। वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर कौन है? उर्जित पटेल, रघुराम राजन, शांता कुमार, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो वर्तमान में आपको कौन है? शशिकांत दास जी हैं, ठीक ना। शशिकांत दास जो हैं ये आपको है, तो ये आप बता सकते हैं कि उपयुक्त में से कोई नहीं, ये आपको हुए। आजादी के बाद भारत में भाषा के आधार पर भारत के राज्यों का गठन किस वर्ष हुआ? तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत आपको भाषाई आधार पर राज्यों का गठन प्रारंभ हुआ, ठीक ना। तो जल्दी से शेयर और लाइक जरूर करते चलिएगा। किसी राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है प्रधानमंत्री के द्वारा, भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा या उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा। तो आपको संसद की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा आपको जो है राज्यपाल की नियुक्ति होती है। इसीलिए राज्यपाल जो होता है राष्ट्रपति के प्रसाद प्रदत्त पद को धारण करता है। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से किस वर्ष सरकारी आयोग जिसने केंद्र राज्य संबंधों से परिवर्तन की संस्तुति का अधिकार दिया गया था ने अपना प्रतिवेदन जमा किया? ये सरकारी आयोग केंद्र राज्य संबंधी से संबंधित है। 1983 में, 1984 में, 1985 में या इनमें से आपको कोई नहीं? तब बताएगा कि इनमें से कोई नहीं आपको आंसर होगा, ठीक ना। इसने अपना प्रतिवेदन इन सब में से नहीं, बल्कि ये आपको जो है कि इसके बाद आपको 1989 ईस्वी में सरकारी आयोग ने अपना रिपोर्ट जमा किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? ए.ओ. ह्यूम ने, सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने, डब्ल्यू.सी. बनर्जी ने या श्रीमती एनी बेसेंट ने? तब आप बताइएगा कि आपको जो है कि ए.ओ. ह्यूम के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना आपको 1985 ईस्वी में मुंबई में किया गया था, ठीक। और इसके पहले अध्यक्ष डब्ल्यू.सी. बनर्जी जो थे वो उमेश चंद्र बनर्जी आपको बनाए गए थे। संयुक्त राज्य अमेरिका को छोड़कर विश्व के निम्न देशों में से कौन देश कच्चे तेल का सर्वाधिक उत्पादन करता है? रूस, चीन, सऊदी अरब और कनाडा? तो बताइएगा कि आपको सऊदी अरब चीन के तेल के उत्पादन में अमेरिका के बाद आपको पहले स्थान पर आता है, ठीक ना। अमेरिका वर्तमान में विश्व में पहले स्थान पर है, इसके बाद आपको सऊदी अरब का नंबर है, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखिए, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपने पद से त्यागपत्र किसको लिख कर दे सकता है? राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, विधि मंत्री को, भारत के महान्यायवादी को? तो आपको सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश जो है ये लिखित रूप से राष्ट्रपति को अपना प्रतिवेदन जमा करता है, ठीक ना। अपने जो है कि त्याग पत्र जमा करता है। पिछड़ी जाति आयोग के प्रथम लोक सभापति कौन थे? तब आपको पिछड़ी जाति आयोग के पहले के पहले सभापति बाबू जगजीवन राम, काका केलकर साहब, बी.डी. शर्मा या बी.आर. अम्बेडकर? तो आप बताइएगा कि आपको जो है काका केलकर साहब जो थे ये पिछड़ी जाति के पहले आपको आयोग के सभापति थे। नेक्स्ट, राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के द्वारा, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा, राज्य के राज्यपाल के द्वारा या मुख्यमंत्री के द्वारा? तब बताइएगा कि राज्य के राज्यपाल के द्वारा आपको जो है कि राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति आपको की जाती
है, ठीक ना। ये सब के सब प्रश्न आपके बीपीएससी में आए हुए प्रश्नों के एक शानदार श्रृंखला है। तेजी से इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि आप सबको बता दूं कि 100 प्रश्न 1 घंटे में कराने हैं, इसीलिए मैं बहुत डिस्क्राइब व्याख्या भी नहीं बता रहा हूँ। निम्न में से किस राशि का मात्रक नहीं होता है? प्रतिबल का, बल का, विकृति का या दाब का? तो विकृति का जो है ये मात्रक नहीं होता है। किसका? विकृति का मात्रक आपको जो है नहीं होता है। चलिए अगले प्रश्न के ओर चलते हैं, ठीक। तो ये आपको हिंदी इंडिविजुअल शानदार तरीके से नितिन सर के द्वारा पढ़ाया गया है, आप इसे परचेज कर सकते हैं और आपके लिए ये काफी लाभप्रद भी रहेगा, ठीक ना। चलिए अगले प्रश्न में, वायु में ध्वनि तरंगे होती हैं, तिरछी होती है, अनुदैर्ध्य होती है, विद्युत चुंबकीय होती है या आपको ध्रुवीकृत होती है? तो ध्वनि में आपको कौन सी तरंगे होती हैं? वायु में कौन सी तरंगे? तो अनुदैर्ध्य तरंगे जो है ये आपको जो है वायु में अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं। नेक्स्ट देखिए, 500 डिग्री सेंटीग्रेड का फ़ारेनहाइट स्केल में मान कितना होगा? ये आपको कितना होगा? तो 122 डिग्री सेंटीग्रेड जो है ये फ़ारेनहाइट में इसका मान होगा। कितना? 50 डिग्री सेंटीग्रेड, 500 नहीं है, 50 डिग्री सेंटीग्रेड का फ़ारेनहाइट स्केल में मान जो है ये कितना होगा? सब 104 डिग्री है, 100 डिग्री है और 75 डिग्री है, ये सबके सब खा जाइए, ठीक ना। ये यहाँ पे बेवकूफ़ी भरा, ये लोगों की बेवकूफ़ी का देन है, ठीक। तो ये आप इसे इस रूप में कर सकते हैं, ठीक। ये डिग्री सेंटीग्रेड के रूप में है, ठीक ना। तो ये बातें आप सबके लिए इतना डिग्री फ़ारेनहाइट होगा, ये सीधे सीधे इसका फार्मूला होता है निकालने का, आप सब देख लीजिएगा। शरीर का तापमान नियंत्रित करता है मेंडुला करता है, थैलमस करता है, हाइपोथैलमस करता है या सेरेबेलम करता है? तो आपको जो है शरीर के तापमान को नियंत्रित करने का कार्य जो है ये किसके द्वारा किया जाता है? तब बताइएगा कि हाइपोथैलमस के द्वारा शरीर के ताप को नियंत्रित करने का काम किया जाता है, ठीक ना। हाइपोथैलमस जो है ये शरीर के ताप को नियंत्रित करता है। चलिए नेक्स्ट अगले प्रश्न के ओर चलते हैं। ये रहा हमारा, विद्युत धारा किस उपकरण से नापी जाती है? वोल्ट मीटर द्वारा, एमीमीटर द्वारा, एल्टामीटर द्वारा, वोल्टामीटर द्वारा या पेंटोसियोमीटर द्वारा? तो विद्युत धारा जो है अमीटर के द्वारा या एमीटर के द्वारा आपको मापा जाता है, ठीक ना। विद्युत धारा मापा किसमें जाता है? तो अमीटर के द्वारा आपको विद्युत धारा मापा जाता है। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो ये बहुत ही आसान है, C6H12O6 जो होता है यही ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र माना जाता है, ठीक ना। ये आपको ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र है। नेक्स्ट देखिए, ऑक्सीजन अनुपस्थित होता है कांच में, मिट्टी में, सीमेंट में या केरोसिन में? कहाँ पे आपको जो है अनुपस्थित होता है? तो बताइएगा केरोसिन में आपको अनुपस्थित होता है। कहाँ पे? केरोसिन में आपको ये अनुपस्थित होता है। नेक्स्ट देखिए, अशोक का अपने अभिलेखों में सामान्यतः किस नाम का उल्लेख किया गया है? चक्रवर्ती, धर्मदेव, धर्मकीर्ति या प्रियदर्शी? तब बताएगा कि अशोक का अपने अभिलेखों में सामान्यतः प्रियदर्शी कहकर संबोधित किया गया है। क्या कहा गया है? तो सामान्यतः प्रियदर्शी कहकर आपको संबोधित किया गया है। केंद्र सरकार ने मिड डे मील योजना का नया नाम क्या कर दिया है? मिड डे मील योजना, जिसकी शुरुआत 1995 ईस्वी में हुई थी। 15 अगस्त 1995 ईस्वी को इस योजना की शुरुआत हुई थी और इस योजना का मुख्य उद्देश्य जो था कि अधिक से अधिक बच्चों को शिक्षा की ओर आकर्षित करना और उन्हें उत्तम स्वास्थ्य देना भी इस योजना का मुख्य उद्देश्य माना जाता है। तो अब इसी का नाम मिड डे मील योजना का नाम पीएम स्वास्थ्य योजना, पीएम भोजन योजना, पीएम पोषण योजना, पीएम रोटी योजना। तो पीएम पोषण योजना के नाम से अब मिड डे मील योजना का आपको नाम परिवर्तित कर दिया
गया है। नेक्स्ट देखिए, छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? तो छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट कर दिया गया, कलाम एयरपोर्ट कर दिया गया, या आपको सतीश धवन एयरपोर्ट कर दिया गया, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका नाम बदलकर आपको छत्रपति शिवाजी महाराज शब्द को जोड़ दिया गया और इंटरनेशनल एयरपोर्ट वैसे ही बना रहने दिया गया, यानी छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल आपको एयरपोर्ट इसका नाम परिवर्तित कर दिया गया। तेलंगाना के किस गांव को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में चुना गया है? तो कोठागुडम को, आसिफाबाद को, कामारेड्डी को, या पेंचमपल्ली को। तब आप बताइएगा कि दुनिया का सर्वश्रेष्ठ गांव जो है चुना गया है वो पोंचमपल्ली जो है ये दुनिया का सर्वश्रेष्ठ गांव आपको जो है का पुरस्कार जीता है। ठीक ना, ये पर्यटकों के दृष्टि से यह आपको सर्वश्रेष्ठ गांव है। यूपी ट्रिपल एस से वीडियो शानदार तरीके से ग्राम विकास अधिकारी का सुपर टेट आपको ये भी बैच हमारी संस्था की ओर से संचालित है, आप इसे परचेज कर सकते हैं और आप सबके सुनहरे भविष्य के लिए ये काफी लाभदायक भी। आईसीसी 2020 विश्व कप 2021 में उप विजेता टीम का नाम क्या था? स्कॉटलैंड, श्रीलंका, इंग्लैंड या न्यूजीलैंड? तब आप बड़े ही शानदार तरीके से बताइएगा कि आपको विजेता कौन था। पहले तो विजेता आपको जो था वह आपको जो है कि ऑस्ट्रेलिया था, ऑस्ट्रेलिया आपको विजेता था और ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड को हराकर विश्व कप को जीता था। ठीक ना, न्यूजीलैंड पहली बार 2020 विश्व कप के फाइनल में पहुंची थी। ठीक, नेक्स्ट देखिए, अंतरराष्ट्रीय योग महोत्सव का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में, झारखंड में या बिहार में? तब बताइएगा कि इसका उत्तराखंड के ऋषिकेश में आपको अंतरराष्ट्रीय योग महोत्सव का उद्घाटन किया गया। ठीक ना, अंतरराष्ट्रीय योग महोत्सव का उद्घाटन किया गया। उद्यान महोत्सव 2021 का आयोजन किस राज्य में किया गया? ये उद्यान महोत्सव बहुत इम्पोर्टेंट है और ये उद्यान महोत्सव जो है पटना के, बिहार के पटना में ये उद्यान महोत्सव आपको जो है पटना में आयोजित किया गया था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण आपको प्रश्न माना जाता है और बीपीएससी में आप इसे जरूर से देखिएगा, बीपीएससी में। ठीक ना, किस राज्य ने नवंबर 2021 ईस्वी में राज्य तितली के रूप में केसर हिंद के घोषणा की? तब बताएगा कि यह अरुणाचल प्रदेश है जिसने आपको जो है केसर हिंद आपको तितली को राजकीय तितली का दर्जा प्रदान किया। ठीक ना, नेक्स्ट देखिए, आपको निम्न में से किस समाज सेवी संस्था को साल 2021 के इंदिरा गांधी शांति निशस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार के लिए चुना गया? आपको जो है कि किस समाज सेवी को निम्न में से किस समाज सेवी संस्था को, प्रथम को, कथा को, गुंज को या इनमें से कोई नहीं? तब आप बताइएगा कि वह संस्था जो है वो कौन है? प्रथम संस्था को आपको समाज सेवा को 2021 में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निशस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार प्रदान किया गया। ठीक ना, नेक्स्ट अगले प्रश्न के और आइए। अगले प्रश्न में है, हाल ही में किस आईएनएस को औपचारिक रूप से भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है? आईएनएस इम्फाल, आईएनएस कोलकाता, आईएनएस विक्रांत, आईएनएस विशाखापट्टनम? तब आप जवाब दीजिएगा कि आईएनएस आपको जो है कि विशाखापट्टनम को आपको शामिल किया गया है। ठीक ना, औपचारिक रूप से भारतीय नौसेना में आपको शामिल किया गया है। नेक्स्ट चलिए अगले प्रश्न के और चलते हैं। ये रहा आपको, हाल ही में किसने भारत गौरव योजना नामक एक नई पहल शुरू किया? नीति आयोग ने, योजना आयोग ने, भारतीय रेलवे ने या वित्त मंत्रालय के द्वारा? तब आप बताइएगा कि इसकी शुरुआत जो है वित्त मंत्रालय के द्वारा किया गया। ठीक ना, वित्त मंत्रालय के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। नेक्स्ट, केंद्र ने निम्न में से आपको किसके लिए एक अभियान हर घर दस्तक शुरू किया है? पोलियो के टीकाकरण के लिए, मलेरिया के लिए, कोविड-19 टीकाकरण के लिए या कैंसर की दवा के लिए? तब हर घर अभियान जो है, हर घर दस्तक,
ये अभियान आपको जो है कि कैंसर के दवा के लिए आपको जो है कि ये अभियान शुरू किया गया है कैंसर के दवा के लिए। नेक्स्ट आपको अगले प्रश्न के ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, नवंबर 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस वर्ष तक भारत के कार्बन उत्सर्जन को शून्य करने का संकल्प लिया है? तो 2040, 2050, 2060 या 2070? तो 2070 को नरेंद्र मोदी ने शुद्ध कार्बन उत्सर्जन को शून्य करने का संकल्प आपको लिया है, ठीक ना। ये महत्वपूर्ण प्रश्न आप सबके लिए है। नेक्स्ट देखिए, आइए अगले प्रश्नों के श्रृंखला को देखते हैं। ये रहा, बीसीसीआई ने हाल ही में किसको भारतीय क्रिकेट पुरुष का टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया है? ये सचिन तेंदुलकर को, राहुल द्रविड़ को, महेंद्र सिंह धोनी को या गौतम गंभीर को किसे नियुक्त किया है? तब बताएगा कि राहुल द्रविड़ को आपको नियुक्त किया है। किसे? राहुल द्रविड़ को आपको नियुक्त किया है। नेक्स्ट देखिए, राजस्व लेखपाल शानदार तरीके से नया बैच हमारी संस्था की ओर से आपको संचालित है। आप इसे परचेज कर सकते हैं और आपके लिए यह सुनहरा अवसर भी है। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? ये राष्ट्रीय शिक्षा दिवस पूछ रहा है, ठीक ना। ये 8 नवंबर को, 9 नवंबर को, 10 नवंबर को या 11 नवंबर को? तो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस जो है ये 11 नवंबर को मनाया जाता है, ठीक ना। 11 नवंबर को आपको राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में आयोजित करते हैं। विश्व निमोनिया दिवस हर नवंबर कब मनाया जाता है? भाई कैसा प्रश्न बना दिए हो भाई। विश्व निमोनिया दिवस कब मनाया जाता है? हर नवंबर लिखने की क्या जरूरत है भाई? कब मनाया जाता है? 11 नवंबर, 10 नवंबर, 15 नवंबर या 12 नवंबर को? तो आपको विश्व निमोनिया दिवस 12 नवंबर को मनाया जाता है। कब? 12 नवंबर को निमोनिया दिवस आपको मनाया जाता है। वांगला महोत्सव, ये बहुत बार ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। वांगला महोत्सव आपको जो है ये किस राज्य से संबंधित है? उड़ीसा, केरल, मेघालय या तमिलनाडु? तब आप बताइएगा वांगला महोत्सव जो है ये मेघालय से संबंधित है, ठीक ना। मेघालय से वांगला महोत्सव आपको संबंधित है। अगले प्रश्न में देखिए, दुनिया का सबसे उम्रदराज महिला फ्रांसिस्का सुसानो का निधन 124 साल की उम्र में नवंबर आपको जो है 2021 में हुआ। एक किस देश से आपको फ्रांसिस्का सुसानो किस देश से थी? ये फिलीपींस से थे, जापान से थे, चीन से थे या यूएसए से थे? तब बताएगा ये फिलीपींस के रहने वाले थे, ठीक ना। ये फिलीपींस के रहने वाले थे, ये बातें आप सबको पता है। नेक्स्ट देखिए, आपको भारतीय रेलवे इनमें से किस राज्य में विश्व के सबसे ऊंचे 111 किलोमीटर आपको जो है पुल का निर्माण कर रही है? गुजरात में, महाराष्ट्र में, दिल्ली में या मणिपुर में? तब ये प्रश्न आप जवाब लगाइएगा। मणिपुर में आपको जो है सबसे ऊंचा आपको जो है रेलवे पुल का निर्माण कर रही है। नेक्स्ट अगले प्रश्न में, भारत के किस राज्य के पर्वतारोही हर्षावंती विशिष्ट को हाल ही में भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन के पहले महिला अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, उत्तराखंड या हिमाचल प्रदेश? तब आप इस प्रश्न में बताइएगा कि आपको उत्तराखंड का इनका चयन किया गया है, ठीक। उत्तराखंड से इनका चयन हुआ है। नेक्स्ट अगले प्रश्न में देखिए, ये प्राकृतिक रबर किसका बहुलक होता है? ये एथिलीन का, आइसोप्रीन का, एसिटिलीन का, हेक्सेनल का? तो आइसोप्रीन का आपको बहुलक होता है। किसका? आइसोप्रीन का आपको बहुलक होता है, ठीक। ये बातें भी सबको पता है आप सबको, और ये सब गलतियां कॉमन सेंस वाले प्रश्नों को करने के बाद आप परीक्षा से बाहर हो जाते हैं, ये आपको भी पता है और मुझे भी पता है, ठीक ना। निम्न में से किस क्षेत्र में भूमध्य सागरीय जलवायु प्रचलित नहीं है? पूछ लिया है, ठीक ना। मध्य चिली में, केप टाउन में या केप टाउन एडिलेड में या पंपास में? तब आप बताइएगा कि पंपास में मध्य भूमध्य सागरीय आपको जो है
के जलवायु नहीं पाई जाती है। पंपास में पंपास प्रकार के जलवायु आपको पाई जाती है। पंपास घास का मैदान है, ठीक ना। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा में आपको अनुसूचित जातियों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है? ये आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीवीआई प्रश्न लगा लीजिएगा, ठीक ना। ये आपको वीवीआई प्रश्नों के श्रेणी में आएगा और आप बताइएगा अनुच्छेद 330 के तहत आपको जो है कि लोकसभा में अनुसूचित जातियों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है, ठीक ना। ये आप सबके लिए इंपॉर्टेंट बातें हैं, ठीक। ये चलिए अगले प्रश्न के ओर चलते हैं। नेक्स्ट ये देखिए, बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था? तो हुगली का उपयोग जो है ये डकैती हेतु पुर्तगालियों के द्वारा आपको पहले किया जाता था। किसके द्वारा? पुर्तगालियों के द्वारा आपको किया जाता था। ये प्रश्न भी आप सबसे कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। नेक्स्ट देखिए, नेट एनईटी नेट आपको नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट पेपर संख्या 1 शानदार तरीके से आपको पढ़ाया गया है। आप इसे परचेज कर सकते हैं और आपके सुनहरे भविष्य में ये काफ़ी सहायक भी सिद्ध होगा, ठीक ना। तो चलिए आइए देखते हैं, ये आपके पास है। निम्न में से कौन सा एक तत्व नहीं है? धातु, अधातु, गैस या आपको जो है उपधातु। ये कौन सा तत्व नहीं है? तत्व, ठीक ना। तत्व आपको नहीं है, तब इस प्रश्न में बताइएगा कि गैस जो है ये तत्व नहीं है, ठीक। गैस तत्व नहीं है। धातु, अधातु, उपधातु सभी तत्व के श्रेणी में आपको आते हैं। एक तत्व में इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या क्रमशः 18 और 20 है। इस तत्व का द्रव्यमान संख्या कितना होगा? तब आप इस प्रश्न के जवाब में आपको देना पड़ेगा कि 38 इसका द्रव्यमान संख्या होगा, ठीक ना। कितना? 38 आपको इसका द्रव्यमान संख्या माना जाएगा। दोनों को ऐड कर देंगे, 38 आपको आ जाएगा। पानी का पीएच मान कितना होता है? 4, 7, 12, 18। तो पानी का पीएच मान जो है ये आपको 7 होता है। कितना? 7 पानी का पीएच मान माना जाता है, ठीक। तो ये महत्वपूर्ण बातें आप सबके लिए रही। नेक्स्ट अगला प्रश्न में, भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण कौन करता है? कृषि लागत एवं मूल्य आयोग के द्वारा आपको न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण किया जाता है, ठीक ना। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग के द्वारा। नेक्स्ट, दाब का मात्रक क्या होता है? तो दाब का मात्रक आपको किलोग्राम वर्ग सेंटीमीटर, किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर, किग्रा प्रति मिलीमीटर। तो उपयुक्त में से आपको कोई भी नहीं, दाब का मात्रक उपयुक्त में से कोई नहीं आपको आंसर इसका जवाब आएगा, या एक से अधिक आपको जवाब आएगा, ठीक ना। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सी अदिश राशि है? तो बल, दाब, वेग और त्वरण, इनमें कौन सी अदिश राशि है? तब आप बताइएगा। अदिश राशि उसे कहते हैं जिसे आपको जो है कि दिशा नहीं होती लेकिन परिमाण होता है। तो अदिश राशि आपको कौन सी है? तो दाब जो है ये अदिश राशि मानी जाती है। जैसे गुब्बारे को किधरों दबाओ कहीं भी जाए, आपको उसका कोई दिशा नहीं होता लेकिन परिमाण होता है। दिल्ली के किस सुल्तान ने सबसे ज्यादा नहरों का निर्माण करवाया था? तो एफएसटी फिरोज शाह तुगलक के द्वारा आपको सबसे अधिक जो है नहरों का निर्माण करवाया गया था। नेक्स्ट, आपको ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ था? तो कर्नल स्लीमैन के नेतृत्व में आपको जो है ठगी प्रथा का अंत किया गया था, और ये लॉर्ड विलियम बेंटिक के कार्यकाल में। निम्नलिखित विशेषताओं में से केंद्रीय शासन व्यवस्था के लिए कौन सा सही नहीं है? तो सही नहीं कौन सा है? त्वरित निर्णय नहीं है, लचीलापन नहीं है, या बड़ों देशों के लिए आदर्श नहीं है, या कानून की एक रूपता नहीं है। तब आप बताइएगा कि आपको बड़े देशों के लिए आदर्श जो है ये आपको जो है केंद्रीय शासन व्यवस्था के लिए नहीं है।
नेक्स्ट अगले प्रश्न में अब देखिए, कन्याकुमारी से सटे पहाड़ियां कौन हैं? तो अन्नामलाई की पहाड़ियां, नीलगिरी की पहाड़ियां, कार्डेमम की पहाड़ी या सेवराय की पहाड़ी? तो सेवराय की पहाड़ी जो है ये कार्डेमम के पहाड़ी से सटा हुआ माना जाता है, ठीक ना, सेवराय के पहाड़ी। नेक्स्ट आपको यूपी ट्रिपल एस से वीडियो ग्राम विकास अधिकारी शानदार तरीके से हमारी संस्था की ओर से पढ़ाया गया है और आप इसे पढ़ सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। इनमें से कौन गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाना जाता था? सुश्रुत, सौमिल, शूद्रक या सौनक? तो सबसे बड़े उस समय के चिकित्सक जो थे वो सुश्रुत हुआ करते थे, ठीक ना, सुश्रुत आपको जो थे ये सर्वश्रेष्ठ माने गए हैं। निम्नलिखित प्राचीन भारत के कौन सी लिपि दाहिने से बाएं लिखी जाती थी? आपको यानी दाहिने से, इधर से ऐसे, ठीक ना, दाहिने से ऐसे, ऐसे नहीं, ऐसे लिखी जाती थी। ब्राह्मी थी, शारदा थी, खरोष्ठी थी या नंद नागरी थी? तब आप प्रश्न का जवाब दीजिएगा। तो खरोष्ठी लिपि जो है ये आपको जो है दाहिने से बाएं की ओर लिखी जाती थी। नेक्स्ट आपको निम्न में से कौन सा बंदरगाह गुप्त काल में उत्तर भारत के व्यापार के लिए उपयोग किया जाता था? कल्याण का, ताम्र का, भड़ौच का, कैम्बे का? तो आपको गुप्त काल में आपको जो है ये व्यापार के लिए भड़ौच बंदरगाह बहुत ही प्रसिद्ध माना गया है। भड़ौच आपको, और ताम्रलिप्त भी, भड़ौच, ये भड़ोच नहीं, भड़ौच, काम्बे, तब आपको गुप्त काल में उत्तर भारतीयों के लिए ताम्रलिप्तता और दक्षिण भारतीयों के लिए भड़ौच सबसे प्रसिद्ध स्थान बताया गया है, माना गया है। नेक्स्ट, मुगल चित्रकला किसके नेतृत्व में अपने शीर्ष बिंदु पर पहुंची थी? तो ये आपको जहांगीर के काल में, हुमायूं के काल में प्रारंभ हुई थे और जहांगीर के कार्यकाल में ये अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच गई थी। ये बातें भी आप सबको पता है। नेक्स्ट देखिए, मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू की गई थी? राजस्व एकत्रित करने के लिए, सैनिकों को सुगमता से भर्ती करने के लिए, धार्मिक सद्भावना की स्थापना करने के लिए या स्वच्छ प्रशासन को सुनिश्चित करने के लिए? तब बताइएगा कि ये आपको इसका गठन किस लिए किया गया था? तो इसका गठन स्वच्छ प्रशासन को मध्यकाल में मनसबदारी व्यवस्था लागू करने के पीछे का जो प्रमुख कारण था वो आपको जो है कि राजस्व एकत्रित करने हेतु मनसबदारी व्यवस्था या स्वच्छ प्रशासन को सुनिश्चित, तब ये मनसबदारी व्यवस्था की बातें कर रहा है। तब बताइएगा कि स्वच्छ प्रशासन के सुनिश्चित करने के लिए आपको जो है ये मनसबदारी व्यवस्था लागू की गई थी। मनसबदारी व्यवस्था जो है ये अकबर के द्वारा शुरू किया गया था और 1575 ईस्वी में अकबर द्वारा अपने राज्यारोहण के 19वें वर्ष इसकी शुरुआत की गई थी, ठीक ना। ये मंगोलिया से आपको लिया गया था। अष्टप्रधान का गठन किसने किया था? चंद्रगुप्त ने, अशोक ने, हर्षवर्धन ने या शिवाजी ने? तो अष्टप्रधान का गठन जो है ये आपको शिवाजी के द्वारा किया गया था। शिवाजी ने अष्टप्रधान का गठन किया था। नेक्स्ट देखिए, ये अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति का किस वायसराय ने अपनाई थी? लॉर्ड मेयो ने, लॉर्ड लिटन ने, लॉर्ड डफरिन ने या लॉर्ड कैनिंग ने? तो लॉर्ड लिटन के द्वारा आपको जो है ये अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति को अपनाया गया था, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखिए अगले प्रश्न में, 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कहां से शुरू किया था? वर्धा से, दांडी से, सेवाग्राम से या साबरमती से? तो साबरमती से आपको गांधी जी के द्वारा जो है ये शुरू किया गया था, ठीक ना। ये बातें भी आप सब देखते चलिए। नेक्स्ट, सारा बंदी आंदोलन 1922 ईस्वी में किसके नेतृत्व में आपको शुरू हुआ? ये इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, IMP बच्चा लगा लेना। ये चित्तरंजन दास, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या लाला लाजपत राय? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में सारा बंदी आंदोलन 1922 ईस्वी में आपको शुरू किया गया था।
स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। ये वाक्य किसने कहा था? बिपिन चंद्र पाल ने, अरविंद घोष ने, बाल गंगाधर तिलक ने या सुभाष चंद्र बोस ने? तो ये बातें आपको बाल गंगाधर तिलक के द्वारा कही गई थी, ठीक ना। बाल गंगाधर तिलक को वैलेंटाइन सिरोल ने भारतीय अशांति का अग्रदूत कहकर संबोधित किया था, ठीक। चलिए नेक्स्ट अगले प्रश्न में आपको वीडियो शानदार तरीके से ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम आपको जो है कि पंचायत अधिकारी और समाज कल्याण पर्यवेक्षक के शानदार टेस्ट श्रृंखला हमारी संस्था की ओर से लॉन्च किया गया। साथ ही साथ आपको जो है यूपी पुलिस के कांस्टेबल का बैच भी हमारी संस्था की ओर से संचालित है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि किस कारण त्याग दी थी? आपको सविनय अवज्ञा आंदोलन का क्रूर दमन के कारण, भगत सिंह को फांसी दिए जाने के कारण, जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण या चौरी चौरा? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण ही आपको जो है कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी। भारत सेवक समाज के स्थापना किसने की थी? लाला लाजपत राय ने, बिपिन चंद्र पाल ने, गोपाल कृष्ण गोखले ने या भगत सिंह ने? तब बताएगा कि इसके स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 ईस्वी में आपको की थी, ठीक ना। 1905 ईस्वी में गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा बंबई में इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट अगले प्रश्न में काकोरी ट्रेन डकैती कांड में किन क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दी गई थी? राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खां, आपको वीर, इसके साथ साथ ही रोशन सिंह, ठीक ना। राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खां, रोशन सिंह और राजेंद्र लाहड़ी, ये आपको चारों लोगों को फांसी दी गई थी। तो ऑप्शन के अनुसार जो है यही माना जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट अगले, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो आपको दयानंद सरस्वती ने, ज्योतिबा फूले ने, गांधी ने या बाबा अम्बेडकर ने? तो सत्यशोधक समाज की स्थापना जो है 24 सितंबर 1800 आपको जो है 74 ईस्वी को ज्योतिबा फूले के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट, निम्न में से कौन से देश विश्व का सबसे अधिक यूरेनियम का उत्पादन करता है? आपको कजाकिस्तान, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया या फ्रांस? तो ऑस्ट्रेलिया वर्तमान में आपको जो है यूरेनियम के उत्पादन में विश्व में पहले स्थान पर है, ठीक ना। यूरेनियम के उत्पादन में आपको पहले स्थान पर है। निम्न में से गंगा नदी घाटी का भाग कौन सा उपनदी है? यानी गंगा में आकर मिलने वाली नदी किसके सहारे आकर मिलते हैं? शंख है, उत्तरी कोयल है, दक्षिणी कोयल है, बराकर है। तो उत्तरी कोयल जो है ये उपनदी है। ये किसकी सहायक नदी है? तो ये आपको सोन की सहायक नदी है, सोन की सहायक नदी है, सहायक नदी। और गंगा की उपनदी भी मानी जाती है। उत्तरी कोयल आपको जो है बिहार में बहती है, ठीक। पलामू आपको जो है छोटा नागपुर के पठार से उत्तरी कोयल और दक्षिणी कोयल दोनों का उद्गम हुआ है। निम्न में से किस पहाड़ी पर चाय बागान नहीं है? पूछता नहीं। कानन देवन बागान में, नीलगिरी में, दार्जिलिंग में या गिरनार में? तो ये गया के गिरनार में आपको जो है यहीं पर नहीं है, बाकी आपको हर जगह जो है मिलेगा। नेक्स्ट, भारत के किस राज्य का सर्वाधिक क्षेत्र घने पतझड़ वाले जंगल से घिरा हुआ है? उड़ीसा है, महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है या छत्तीसगढ़ है? तब इस प्रश्न के जवाब में आप दीजिएगा कि मध्य प्रदेश आपको भारत में वनों के मामले में सबसे अधिक है और पतझड़ प्रकार के वन जो है ये आपको मध्य प्रदेश में है, सबसे अधिक पाए जाते हैं। नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस धार्मिक समूह ने सर्वाधिक साक्षरता दर अर्जित की है? ईसाइयों ने आपको या हिंदुओं ने, सिखों ने या जैनों ने? तब आप बताइएगा कि सबसे अधिक साक्षरता जैनों ने अर्जित की है, ठीक। सबसे अधिक साक्षरता के मामले में जैन नंबर 1 पे रहे। निम्न में से कौन में से जनजाति और राज्य का सही जोड़ा नहीं है? भेल गुजरात में है, गद्दी हिमाचल में है, कोटा तमिलनाडु में है, टोडा भैया ये टोडा जनजाति आपको कहाँ है? तो ये भी तमिलनाडु में ही पाई जाती है।
ठीक ना, ये तमिलनाडु में ही पाई जाती है, तो यही आपको गलत माना जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखिए अगले प्रश्न में आपको, ये यूपी पुलिस कांस्टेबल का शानदार हमारी संस्था की ओर से संचालित है, आप इसे परचेज कर सकते हैं और आपके सुनहरे भविष्य के लिए ये फायदेमंद भी होगा। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सा एक स्थल रुद्ध देश है? बेल्जियम, हंगरी, रोमानिया, यूक्रेन। तो हंगरी जो है एक स्थल रुद्ध देश है, बाकी सभी के सीमाएं समुद्र से स्पर्श करती है। निम्न में से कौन सा द्वीप क्षेत्रफल के दृष्टि में सबसे बड़ा है? आपको बोर्नियो है, ग्रेट ब्रिटेन है, मेडागास्कर है, सुमात्रा है। तो बोर्नियो द्वीप जो है ये सबसे बड़ा है। बोर्नियो द्वीप आपको जो है कि हिंद महासागर का भी सबसे बड़ा द्वीप माना जाता है, कहीं कहीं आपको मेडागास्कर को लिखा है, लेकिन ये एशिया का भी सबसे बड़ा द्वीप वो आपको बोर्नियो है। ठीक ना, नेक्स्ट देखिएगा, सामुदायिक विकास कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? ये आपको शैक्षणिक सुविधाएं सुलभ कराना, जीवन स्तर को बेहतर बनाना, राजनीतिक प्रशिक्षण देना, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तब भैया सामुदायिक या समुदाय विकास कार्यक्रम का उल्लेख जो है ये आपको उपयुक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का आपको जवाब आएगा कि उपयुक्त में से कोई नहीं आपको है। इस योजना ये 1952 में यह योजना प्रारंभ की गई थी और ये भारत सरकार के प्रथम योजना मानी जाती है। राष्ट्रपति संसद का हिस्सा नहीं होता, संसद का हिस्सा होता है, संसद का हिस्सा होता है और संसद में बैठता है, संसद में वोट दे सकता है। तो राष्ट्रपति जो होता है ये संसद का हिस्सा होता है। राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति इन तीनों से मिलकर संसद का निर्माण होता है। ठीक ना, ये बातें हुई। नेक्स्ट देखिएगा, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद पंचायत के गठन के लिए राज्य सरकारों को निर्देश देता है? ये पंचायत के गठन के लिए तब बताएगा, तो इसका जवाब होगा आर्टिकल नंबर 40 जो होता है ये आपको ग्राम पंचायतों का गठन, ये क्या कहता है? ग्राम पंचायतों का गठन, पंचायतों का गठन, ये आपको महत्वपूर्ण बातें है। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री श्रम योगी मान धन योजना में प्रत्येक ग्राहक को 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद न्यूनतम अनुमानित पेंशन कितना दिया जाएगा? 3500, 2000, 3000 या 1500? तब इस प्रश्न के जवाब में आप बताइएगा न्यूनतम 3000 आपको जो है पेंशन राशि के रूप में प्रति माह प्राप्त होगा। नेक्स्ट, भारत सरकार के नीति आयोग जो आर्थिक नीति निर्धारण का चिंतन समूह जिसे थिंक टैंक के नाम से जानते हैं, नीति का पूरा आपको क्या है? आपको नेशनल इंटरनल ट्रेड बाय या नहीं, नेशनल इंटीग्रेटेड फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नेशनल इंटीग्रेटेड ट्रेटे नहीं भैया, नेशनल इंस्टीट्यूशनल ट्रेनिंग सेंटर नहीं भैया, नेशनल आपको इंटीग्रेटेड फॉर द ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया आपको जो है ये इसका फुल फॉर्म होता है। इसके स्थापना आपको कब की गई थी? तो इसकी स्थापना आपको जो है 2015 ईस्वी में किया गया। सरकार की नीति मेक इन इंडिया का उद्देश्य क्या है? नौकरशाही के ढीलापन को दूर करना ना भैया, लाल फीताशाही को हटाना, विनिर्माण की लागत को कम करना, या उपयुक्त में से आपको कोई नहीं? तो उपयुक्त में से कोई नहीं, यहाँ पे कोई नहीं सिर्फ लिखा है। ऑप्शन में एक से अधिक ऑप्शन बिहार में देता है, ये बातें भी आपको ध्यान देनी पड़ेगी। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सा एक औद्योगिक विकास के लिए प्रोत्साहित नहीं है? औद्योगिक विकास के लिए आपको कौन सा प्रोत्साहित? मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, स्टार्टअप इंडिया। तो आपको इस प्रश्न में भी आपको जो है जवाब क्या होगा? तो इस प्रश्न का जवाब भी आपको उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक लिख लो। ठीक ना, एक से अधिक, ये सब के सब है, ये मजबूरी बन जा रही है लिखना। सब के सब आपको जो है ये प्रोत्साहित करने के लिए ही कार्यक्रम है। ठीक ना, नहीं है तो आपको सबके सब है। चलिए नेक्स्ट अगले प्रश्न के ओर चलते हैं। शानदार प्रश्नों की श्रृंखला रही। तो
आइए अगले प्रश्न की ओर। बड़े ही शानदार तरीके से हैंड रिटेन नोट्स है, आप इसे पढ़ सकते हैं और इसमें आपको सभी विषय प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन, आधुनिक, सामान्य हिंदी, उसके साथ साथ ज्योग्राफी, राज्य व्यवस्था, पॉलिटिकल साइंस, केमिस्ट्री, फिजिक्स, सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, ठीक ना। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये रहा आपको 91वां प्रश्न। निम्न में से किसे हंसने वाली गैस कहा जाता है? नाइट्रिक ऑक्साइड को, नाइट्रस ऑक्साइड को, या नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड को, या नाइट्रोजन को किसे लाफिंग गैस के नाम से जाना जाता है? ये आप सबको पता है, जल्दी से बताइए। तो नाइट्रस ऑक्साइड जो होता है ये इसे ही लाफिंग गैस के नाम से जाना जाता है। किसे? नाइट्रस ऑक्साइड को लाफिंग गैस के नाम से जानते हैं। इसके बाद आप चलिए अगले प्रश्न के ओर चलते हैं। बच्ची नेक्स्ट अगले प्रश्न के ओर चलते हैं। ये रहा आपको, ये निम्न में से किस जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान जो है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है और ये नालंदा में है, भागलपुर में है, पश्चिमी चंपारण में है या पूर्वी चंपारण में है। तो आपको जो है ये पश्चिमी चंपारण में वाल्मीकि अभयारण्य एकमात्र है। वर्तमान में दूसरा भी राष्ट्रीय अभयारण्य बनाने का बिहार सरकार ने घोषणा की है और ये कैमूर में आपको बनाने के लिए योजना बनाई है। नेक्स्ट अगले प्रश्न में, वर्ष 1632 ईस्वी में बिहार के पटना शहर में कौन सी कंपनी ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने, डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी ने या फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ने? तो बताइएगा कि 1632 ईस्वी में बिहार में आपको जो है डच ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा अपनी फैक्ट्री स्थापित की गई थी। किसके द्वारा? डच ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा आपको स्थापित किया गया था। नेक्स्ट अगले प्रश्न में, बिहार की स्थापना कब हुई थी? तो बिहार की स्थापना जो था 1911 ईस्वी में दिल्ली दरबार में बिहार से बंगाल को अलग करने का निर्णय लिया गया और 1912 ईस्वी में आपको बिहार राज्य का गठन किया गया। कब? तो 1912 ईस्वी में बिहार का गठन हुआ। चलिए अगले प्रश्न के ओर चलते हैं। ये रहा, बिहार में तिनकठिया पद्धति में नील की खेती के लिए आपको जो है भूमि का कितना प्रतिशत भाग अमानत रखा जाता था, जिसके कारण इसे तिनकठिया कहते हैं? तो 3/20वां भाग जो होता था यही तिनकठिया प्रथा के नाम से जाना जाता है। ये आपको चंपारण जिले में इसकी शुरुआत आपको नील आंदोलन, भारत में चंपारण आंदोलन जिसे हम जानते हैं, ये तिनकठिया प्रथा के विरुद्ध ही चलाया गया आंदोलन था, जिसमें राजकुमार शुक्ल के कहने पर गांधी जी जो थे वो चंपारण गए थे और आंदोलन को चलाए थे। गांधी जी का यह भारत में प्रथम सत्याग्रह आंदोलन भी जाना जाता है। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? श्री कृष्ण सिंह, सत्यपाल मलिक, नीतीश कुमार, राबड़ी देवी? तब बताइएगा, श्री कृष्ण सिंह बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे। कौन? श्री कृष्ण सिंह बिहार के आपको प्रथम मुख्यमंत्री के रूप में काम किए थे। ये महत्वपूर्ण बातें आप सबके लिए हैं। नेक्स्ट चलिए अगले महत्वपूर्ण प्रश्नों के ओर चलते हैं। ये बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ रखा गया था? पटना में, गया में, मुजफ्फरपुर में या दरभंगा में? तो बिहार में कांग्रेस का पहला अधिवेशन यदि बात की जाए ऑप्शन के अनुसार, तब आप बताइएगा कि आपको जो है पटना में रखा गया था और पटना के बांकीपुर में, कहाँ पे? बांकीपुर में 1912 ईस्वी में आपको कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ था और दूसरा जो हुआ था 1922 ईस्वी में गया में हुआ था, जिसके अध्यक्षता चित्तरंजन दास के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट, बिहार दिवस का क्या महत्व है जो हर 22 मार्च को मनाया जाता है?
ये इस दिन राज्य पुनर्गठन आयोग ने बिहार का निर्माण किया था, या बिहार को 1873 में इस दिन संयुक्त प्रांत से बाहर कर दिया गया था, या 1912 में बिहार बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होने की याद में मनाया जाता है, या 12वीं सदी में मुस्लिम शासकों द्वारा बिहार के नामकरण के जश्न में मनाया जाता है। तो 1912 ईस्वी में बिहार के बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होने की याद में और स्वतंत्र राज्य स्थापित होने के आपको जो है याद में 22 मार्च को जो है बिहार दिवस मनाया जाता है। 22 मार्च 1912 ईस्वी को बिहार एक नए राज्य के रूप में गठित हुआ था। नेक्स्ट देखिए, कश्मीर घाटी के अंतिम मुस्लिम शासक यूसुफ शाह चक जो थे, जिन्हें मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार में निर्वासित किया गया था, दफन है, यानी कहाँ पे उनका मकबरा है, तब आप बताइएगा कि पटना में है, जहांगीर में, राजगीर में है, नामुंगेर में है या नालंदा में है। तो नालंदा में आपको जो है यूसुफ शाह का मकबरा नालंदा में आपको है, या यूसुफ शाह को नालंदा में दफनाया गया है। नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम की टैगलाइन क्या है? ये ब्राइट बिहार, हम सबका बिहार, या ब्लिसफुल बिहार, या बिहार इज द बेस्ट। इसमें से आपको जो है कौन सा है, तब आप बताइएगा कि ब्लिसफुल बिहार जो है ये बिहार पर्यटन का टैगलाइन है। ठीक, चलिए नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर। ये वीडियो शानदार तरीके से बुक लिखा गया है और आप सबके सुनहरे भविष्य के लिए बड़ा ही लाभकारी है और आप इसे परचेज कर सकते हैं। तो इस तरह से आप सबके शानदार महत्वपूर्ण श्रृंखला समाप्त हुई। नमस्कार, आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं, बिहार के लिए अग्रिम शुभकामनाएं। सारे लोग बिहार को मतलब कि चीड़ फाड़ के बराबर कर दीजिए एकदम एग्जाम को, ठीक ना। तो इसी के साथ आप सबको नमस्कार, आपका दिन मंगलमय हो इन्हीं कामनाओं के साथ। जय हिंद, जय भारत।